भारती। सखी सहेली। सभी सखियों सहेलियों सखाओं को राजुल का प्यार भरा नमस्कार और साथ हैं आरती। आरती आपको भी नमस्कार। राजुल जी आपको और सभी सखियों को सखाओं को आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। और राजुल जी आज हम पहली बार शायद बात कर रहे हैं सबसे सखियों से सखाओं से एक साथ। अच्छा आपको ऐसा लग रहा है? जी स्टूडियो में पहली बार लग रहा था। हाँ इस साल तो हम आज पहली ही बार बात कर रहे हैं। आरती वैसे ये पहली बार का जो होता है ना मज़ा वो कुछ और ही होता है और इसीलिए लगता है आप बहुत मंद मुस्कुराती जा रही हैं। जी लगता है सब जान लें एक दूसरे के बारे में और साथ में सबसे बात भी करें श्रोताओं से। तो बात करने के लिए आज तो बहुत सारी बातें हैं। किन बातों पे बात करने वाले हैं हम आज हम रिश्तों पर बात करेंगे कि हम किस तरह से अपने रिश्तों को खुशगवार बनाएं जिससे वो महकते रहें फूलों की ताजगी की तरह। और साथ में हम बात करेंगे जो तोलने मोलने के जो महारथी होते हैं, मतलब किस तरीके से वो तोल मोल करते हैं और अपनी बात मनवा के अपने दाम में जो अपने मनपसंद दाम होता है उसमें सामान ले लेते हैं। मतलब मोल भाव। जी हाँ मोल भाव। जी। वैसे मोल भाव करके कुछ लोगों की आदत होती है कि बिना मोल भाव किए सामान लिए उनको मतलब चैन नहीं पड़ता है। लगता है कि चाहे उसमें 1 रुपया ही कम हो जाए, 50 पैसे ही कभी चला करते थे वही कम करवा पाए, लेकिन कुछ ना कुछ कम जरूर करवाना है ये उनको रहता है। वैसे सखी विशेष भी तो आज हम बात करने वाले हैं। खिलाड़ी हैं हमारी ये सखी आज की नित्या श्री सुमति सेवन, ये पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनके बारे में भी हम जानेंगे। जी बिल्कुल। तो ये सब जानने से, ये सारी बातें करने से पहले क्यों ना एक गीत सुन लें। व्यंजन के बारे में भी तो बात करेंगे ना। व्यंजन तो सबसे ज़्यादा, और वैसे भी शिवरात्रि आ रही है ना, तो उपवास के व्यंजन की हम बात करेंगे। कुट्टू के कुछ स्वाद अलग अलग तरीके से हम किस तरह से खा सकते हैं कुट्टू के आटे को, वो बात करेंगे। और अब बताओ तुम क्या कहने वाली हो रिश्तों के बारे में। रिश्तों के बारे में मैं ये कहने वाली हूँ, बल्कि हम सब बात ही कर रहे हैं ऐसी कि अगर हम सब अपने रिश्तों को निभाने में वैसे भी हम कोई कसर छोड़ते नहीं हैं और ना ही छोड़ना चाहते हैं, और फिर भी कई बार लोगों के बीच में मन मुटाव हो ही जाता है, कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाती है छोटी मोटी चाहे हो। तो जैसे अक्सर ही जैसे कि पत्नी को शिकायत हो जाती है कि पति ऑफिस के काम में लगे रहते हैं, हर समय कोई टाइम ही नहीं दे रहे हैं, हमें घर पे टाइम नहीं दे रहे हैं। जबकि पति को बिल्कुल उलट उनसे शिकायत होती है कि पत्नी जो है वो बच्चों में बिजी रहती हैं, खाना बनाने में या बाकी सदस्यों के उसमें लगी रहती हैं और वो टाइम नहीं दे रही हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो बातें गलत फहमियाँ हैं ये तनाव पैदा कर देती हैं, और कई बार तो ये चीज़ें जो तनाव है इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते टूटने के कगार पर आ जाते हैं। सिर्फ पति पत्नी क्यों, ये जो तनाव होता है ये हर रिश्ते में आ सकता है। वैसे जानती हूँ हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जब अपने दिन अच्छे होते हैं तो रिश्ते अनेक होते हैं और जब अपने दिन खराब होते हैं तो अपने भी दूर होते हैं। और एक और साथी ने कहा है कि रिश्ते रहे खुशगवार, सच्चे रिश्ते वो होते हैं जो बदलते समय के साथ और मजबूत हो जाते हैं। जी बिल्कुल। तो अलग अलग बातें कही हैं। बिल्कुल। और अपनी अपनी बिल्कुल सबका अपना अपना नज़रिया होता है रिश्ते को देखने का, उसे समझने का। बस यह है कि वो नज़रिया ऐसा रहे कि रिश्ते टूटे नहीं, जुड़े बिल्कुल मजबूती के साथ में। जैसे कि हमारे एक श्रोता हैं जो कहते हैं कि रिश्ते बहुत नाजुक होते हैं, बिल्कुल कांच की तरह। जैसे दोनों हाथों को जोड़कर हम किसी का सम्मान करते हैं, ठीक उसी तरह दोनों तरफ से रिश्तों को मधुर बनाए रखना होता है। मीठी वाणी, चेहरे की मुस्कान, त्याग की भावना, बड़ों को सम्मान, छोटों को प्यार, ये आचरण रिश्तों को मधुर बनाएगा। बहुत अच्छी बात कही इन्होंने। और एक और साथी ने लिखा है कि पारिवारिक रिश्तों में अब सिमटता परिवार है, और बहुत सारे रिश्तों के बारे में इन्होंने लिखा है कि रिश्ते जो हैं अब सभी विवाह समारोह में ही इकट्ठे हो पाते हैं और इन रिश्तों को एक साथ रहना मुश्किल हो रहा है। अगर रिश्ते मधुर होंगे तो हर छोटे मोटे तीज त्योहार पर इकट्ठा हो जाते हैं, वरना अगर मनमुटाव होता है तो मिलना जुलना तो क्या, एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करते। आने वाले समय में सिर्फ एक बच्चा हो तो बहन भाई नंद भाभी जैसे रिश्ते तो होंगे ही नहीं। आजकल रिश्तेदारी निभाने का में भी समय का भी अभाव हो गया है। वैसे रिश्ते जितने मधुर होंगे उतना ही जीवन में आनंद आएगा। क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात कही जी। और हमारे जो श्रोता हैं वो कहते हैं कि रिश्तों के बारे में महिलाएं अधिक संवेदनशील रहती हैं और भरकस प्रयास करती हैं कि रिश्ते हमारे आपस के या पड़ोसी के बिगड़े नहीं, लेकिन विवेक की कमी से ये रिश्ते बिखरते भी देखे हैं। कुछ महिलाएं अपने संपत्ति ऐश्वर्य के घमंड में कहती फिरती हैं कि हमारी उनकी बराबरी क्या, हमारे पास 4 गाड़ियां या इस तरीके की बातें, आलीशान बंगला, ये सब चीज़ें हैं, तो वे क्या हमसे रिश्ता रख पाएंगे। और इसी शान में कभी मरने के बाद कांधा देने वाले भी
नहीं मिलते। और इसी के साथ एक और श्रोता है जो हमारे कहते हैं कि जीवन में हम कई तरह के रिश्ते बनाते और निभाते हैं। पड़ोसी हैं, दोस्त, पत्नी, पति, बच्चे, माता पिता, बहन भाई, प्रेमी और एक दूसरे से नफरत करने वाले भी होते हैं। ये सब रिश्ते हैं। मूल रूप से आपके जीवन में ये सभी रिश्ते इसलिए हैं क्योंकि आपको कुछ ज़रूरतें पूरी करनी है, शारीरिक हो, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, आर्थिक आदि। आप अपनी ज़रूरत के अनुसार एक निश्चित संबंध बनाने की कोशिश करते हैं। अगर वो ज़रूरत पूरी नहीं होती तो वह संबंध भी नहीं बन सकता है। बहुत अच्छी बात कही है इन्होंने। देखो, एक और हमारे साथी बता रहे हैं कि एक सच्ची बात बताते हैं। एक परिवार में 4 बेटे थे। 3 बेटे बहुत पढ़े लिखे थे। जब हिस्सा हुआ तो तीनों चारों के बराबर दे दिया और एक बेटा पढ़ रहा नहीं था। तो अच्छा, जो पढ़े लिखे बैठे थे वो अच्छा पढ़ लिख कर विदेश चले गए। पढ़ा लिखा बेटा जो नहीं पढ़ा था वो घर पर ही रह गया। अब उसके हिस्से का जो मिला था वो भी ऐसे ही पड़ा रहता था। माँ बाप बुजुर्ग हो गए तो उन्हें ज़रूरत पड़ी पैसों की। जो बच्चे बाहर चले गए थे उन्होंने कोई ना कोई कारण बताकर उन्हें सिर्फ पैसे दे दिए। और जो निकम्मा बच्चा था जो पढ़ नहीं रहा था उसने अपना हिस्सा बचा कर रखा था। फिर उसने उससे जो हिस्सा मिला था उसे अपने माता पिता का इलाज कराया। तो रिश्तों को खुशगवार रखने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप किसी इंसान को किसी तराजू में ही कोई ख़ास किस्म की योग्यता हो तभी आप कह सकते हैं कि फ़लाँ बातें हो तो रिश्ते जो हैं अच्छे हो सकते हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और एक श्रोता है जो कहते हैं कि संबंध को सही मायने में सुंदर बनाना है तो ये ज़रूरी हो जाता है कि इंसान किसी दूसरे को देखने से पहले अपने भीतर देखे। अगर आप खुद ही आनंद का स्रोत होंगे और आपका संबंध भी उस आनंद को बांटने के लिए होगा, ना कि किसी से आनंद निचोड़ने के बारे में, तब दूसरों के साथ आपके संबंध अद्भुत होंगे। क्या संसार में कोई ऐसा है जिसके साथ अगर आप आनंद बांटे तो उसको परेशानी होगी? नहीं। आप उनसे आनंद पाना चाह रहे हैं, यहीं से समस्या शुरू हो जाती है। संबंध समस्या हो गया है क्योंकि हम इसे अपने जीवन के विस्तार के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हम रिश्तों के जरिए अपने जीवन के गैप्स भरना चाहते हैं। अगर आपका संबंध ऐसा है कि आप किसी से कुछ पाना चाहते हैं तो इससे कोई अंतर नहीं पड़ता कि आप उसे कितना अच्छे से संभाल रहे हैं। आपको हमेशा समस्याएं होंगी। अगर आपका संबंध आपके साथ वाले व्यक्ति के प्रति एक समर्पण है तो सब कुछ शानदार होगा। क्या बात कही है, बहुत अच्छी बात कही है। इसी बात को त्याग से जोड़ते हुए हमारे एक साथी कह रहे हैं कि एक दूसरे को त्याग करना पड़ता है अगर रिश्तों को संभालना है। और बोलने पर भी आपको सदैव ध्यान रखना चाहिए। गलत शब्दों से अपने पराये हो जाते हैं। सही वाणी बोलनी चाहिए, तभी सबसे प्यार मिलता है। बड़ों का सदैव आदर करना चाहिए और एक तरफ का रिश्ता निभाने से रिश्ते जल्दी लंबे समय तक नहीं चलते। सही बात है, ताली दोनों हाथों से बजती है कहा जाता है ना, तो बिना दोनों हाथों से ताली बजाए तो हो ही नहीं सकता है। जी, और शब्द जो ऐसे होते हैं ना कि आपको दोस्त भी आपके हजारों बना देंगे, वही शब्द होते हैं जो आपके दुश्मन भी हजारों बना देंगे। तो एक जो शब्द मुंह से निकल जाता है ना वो वापस आता नहीं है, लेकिन बहुत सारे दुश्मनों को आपको बना देता है। सही बात। इसलिए बेहतर है कि आप बिल्कुल अपने बातों पे अपनी वाणी पे संयम रख के बोलें, जिससे कि आपके बहुत सारे अच्छे दोस्त बने, ना कि दुश्मन। और एक हमारे श्रोता हैं जो कहते हैं कि रिश्तों को अच्छा बनाने के लिए बहुत सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि अपने रिश्तों को समय देना चाहिए, परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना चाहिए। संवाद रिश्ते की नींव होते हैं। अपने विचारों और भावनाओं को खुलकर साझा करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए, रिश्ते में सम्मान बहुत आवश्यक है। एक दूसरे की भावनाओं का और विचारों का सम्मान करें। विश्वास रिश्ते की आधारशिला है। एक दूसरे पर विश्वास करें और रिश्ते में गलतियां हो सकती हैं, एक दूसरे को माफ़ करें और आगे बढ़ें। साथ में गतिविधियां करने से रिश्ते मजबूत होते हैं और एक दूसरे की ज़रूरतों का ध्यान रखने से रिश्ते मजबूत होते हैं। रिश्ते को ताज़ा रखने के लिए एक अनुभव और गतिविधियां करने का प्रयास करें, नए नए अनुभव करें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। रिश्तों को प्राथमिकता दें, सबसे बड़ी बात है। बिल्कुल। और अगर मान लीजिए कभी ऐसा हो भी जाए कि आपसे रिश्ते जो हैं वो दूर जा रहे हों, तो अपनी तरफ से पहल करने में क्या बुराई है? देखो, हमारे एक साथी कह रहे हैं कि सभी रिश्ते के पौधे को प्यार की गुनगुनी धूप, विश्वास की छांव, मान सम्मान का पानी मिलता रहे तो रिश्ते हमेशा फलते फूलते रहेंगे, है ना? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है। और अगर हम समर्पित भाव से अपने रिश्ते पे हैं, कर रहे हैं, उसके रिश्ते पे लिए काम कर रहे हैं, तो वो समर्पण कहीं ना कहीं दिखता है, हमारे काम में दिखेगा, हमारी जो अच्छी भावना है उसमें दिखेगा और वो रिश्ते हमेशा हमेशा जो है मजबूत बने रहेंगे। और एक हमारे श्रोता जो कहते हैं कि
भी समर्थित और भावनात्मक रूप से सुरक्षित महसूस करना एक खुशहाल रिश्ते के कुछ संकेत हैं। एक मजबूत नींव होने से आपके मानसिक स्वास्थ्य को भी लाभ हो सकता है। जीवन साथी भी हमारे जीवन के आधे हिस्से का हकदार होता है। वो हमारे अच्छे और बुरे वक्त में साथ देने के लिए तैयार रहता है, हमारी पसंद नापसंद को पहचानता है कि क्या हमें अच्छा लगता है, क्या बुरा। अगर हम भी उसकी इन्हीं सब बातों का ध्यान रखेंगे और चलेंगे तो स्वाभाविक है कि हम उसे खुश रख सकते हैं। उसकी ज़रूरतों का ख्याल रखें और अगर ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाते हैं तो उन्हें आश्वासन दें कि किसी समस्या या परेशानी में वो ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, पर ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। वो हमेशा प्रयासरत रहेंगे, एक ना एक दिन ज़रूर उनकी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। और हाँ, एक बात और, आपको हर बात को साफ करना चाहिए, एक दूसरे से बात करनी चाहिए। मन में एक दूसरे के लिए गांठ नहीं रखनी चाहिए, कोई बात अपने मन में रख के नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि जो अगर आपने कोई मन में बात रखी तो गलतफहमी पैदा होगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अगर कुछ बुरा लगा है तो उसे तुरंत ही पूछ लें, बता दें कि ये बुरा लगा है, ठेस लगी है, तो उसको मन में संजो कर ना रखें, क्योंकि मन में संजोई बातें जो हैं वो बाद में खुद को भी बहुत तकलीफ देती हैं और कहीं ना कहीं वो दूसरों के सामने भी आ जाती हैं, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है ना। वो छोटी सी चीज़ जो है वो बहुत बड़ी बन जाती है, बहुत बड़ी बन जाती है। तो एक बात और जी, जब हम गाना सुनते हुए खुशगवार मुझे मालूम था आप ये कहने वाली तो फिर ज़्यादा ही मज़ा आता है। बिल्कुल। वैसे आरती, किताबों में भी ना मिलने वाली ये जो प्रेम कहानियाँ होती हैं या जो अच्छे रिश्ते होते हैं वो ऐसे ही बनते हैं जब हम ये मानकर चलते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो भाई गांठ ना पड़ने दे। ये गाना हम बता देते हैं, किशोर कुमार और अलका याग्निक का गाया हुआ पिघलता आसमान फिल्म का गाना आप सुन रहे थे। माया गोविंद ने गीत लिखे था और कल्याण जी आनंद जी की धुन थी जी। और देखो, एक हमारे साथी ने लिखा है कि आजकल के रिश्ते कुछ इतने प्रोफेशनल हो गए हैं, जब ज़रूरत होती है तो रिश्तेदारी निभाते हैं। अगर आपसे उनको कोई फ़ायदा नहीं है तो कोई रिश्ते नाते नहीं निभाएंगे। अगर आपका बुरा समय आ गया है तो जानने के लिए वो सोशल मीडिया ही सही उसकी खिड़की से ताक झांक करेंगे, वो भी इसलिए कि लोग देखें कि वो हमारे नज़दीक हैं। बिल्कुल। और एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि खुशगवार रिश्ते रह सकते हैं अगर हम अपनों को अपना समझें। अपनों में कोई खराबी तो है भी तो कोई बात नहीं है, तो अपने ही देखिए, आग बुझाने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। आप फायर ब्रिगेड को तो बाद में फ़ोन करेंगे, पहले तो कोशिश करेंगे कि घर में बुझाई जाए। घर में गंदा पानी भी है तो भी आप उसको आग पर डाल सकते हैं। तो अपना व्यक्ति अगर ख़राब भी है, कुछ परेशानी भी है तो उसमें तो आप उसे उसके अंदर से सुधार ला सकते हैं। बिल्कुल, यानी कमियां ना ढूंढें, बिल्कुल, बल्कि अच्छाइयाँ ढूंढें हर रिश्ते में, तो रिश्ते खुशगवार रहेंगे। बिल्कुल। हाँ आरती, अब आज हम पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी नित्याश्री सुमति सिवन के बारे में बात करने वाले हैं जी। तो बता देते हैं 7 जनवरी 2005 को तमिलनाडु के होसुर में उनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी माँ को 1 साल की उम्र में ही खो दिया था। उनका पालन पोषण उनके पिता और दादी ने किया। नित्या बताती हैं कि मेरे पिता हमेशा मुझे खेलों के लिए प्रेरित करते थे ताकि मैं घर से बाहर निकल सकूं, और वो वाकई बाहर निकली और बहुत आगे बढ़ी। बिल्कुल। और नित्या के भाई ने भी ज़िला स्तर पर क्रिकेट खेला हुआ है और नित्या ने भी पहले क्रिकेट खेलना शुरू किया था। उन्होंने कहा, मेरे पिताजी हर रविवार को एक बड़ी टीम के साथ क्रिकेट खेलते थे और मैं उनके साथ खेल को देखने जाती थी। मेरा भाई ज़िला स्तर का खिलाड़ी था और मैं भी उसके साथ उसकी अकादमी में जाती थी। कभी कभी हम गली क्रिकेट खेलते थे, लेकिन रियो ओलंपिक के दौरान पहली बार जब उन्होंने बैडमिंटन देखा तो उसके बाद से पूरी दुनिया ही उनकी बदल गई। और जो पहले क्रिकेट खेलती थी वो उन्होंने एकदम से बैडमिंटन की तरफ उनका झुकाव हुआ और उन्होंने बैडमिंटन खेलना शुरू कर दिया। और नित्या कहना था कि 2016 में जब उन्होंने पीवी सिंधु को देखा तो उनको देखकर मुझे ऐसी प्रेरणा मिली और मैंने अपने दोस्तों के साथ गली में बैडमिंटन खेलना शुरू किया और अपनी मेहनत और दृढ़ निश्चय के बल पर नित्या ने एशियाई पैरा खेलों में वर्ष 2022 में 3 कांस्य पदक जीत लिए। क्या बात है! इसको कहते हैं एक लगन, एक जिद, एक जुनून, जिसके तहत क्या नहीं कर सकता है इंसान। और हमारी ये सखी नित्या भी ऐसे ही आगे बढ़ी। वो बताती हैं कि जब वो 6ठी या 7वीं कक्षा में थी तभी उनका शारीरिक विकास रुक गया था और उनकी हाइट नहीं बढ़ रही थी। स्कूल में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं होता था। हमारे एक साथी ने भी लिखा है कि उनको आज भी वो आंसू भरे दिन याद हैं जब अपने ऊपर कसी गई फप्तियों से निराश होकर वो अवसाद में रहने लगी थी। वो बहुत दुखी रहती थी और हर छोटी छोटी बात पर रोती रहती थी। लेकिन फिर
एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने खुद को संभाला जी। और संभल कर वो आगे बढ़ी। बिल्कुल। और कहते हैं ना, खेल हो चाहे संगीत हो, ये जो चीज़ें हैं ना, वो आपको एक अलग ही इंसान बना देती हैं, है ना। आपके अंदर का सारा तनाव खींच लेती हैं, आपकी जो परेशानी है उसको एकदम 50% तो कम ही कर देती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, आपका दिमाग वहाँ से हट के आपके खेल में, आपके संगीत में फोकस हो जाता है। हाँ। तो नित्या कहती हैं कि ये जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनको जो अवार्ड दिया था, अर्जुन पुरस्कार दिया था, ये उन लोगों को जवाब है कि वो भी कुछ कर सकती हैं और बड़ी उपलब्धि हासिल कर सकती हैं। उन्होंने कहा, ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि सभी पदक और पुरस्कार मेरे लिए उपहार की तरह हैं। ये मेरी कड़ी मेहनत, खेल के प्रति समर्पण, हर दिन अभ्यास करने, हर चीज़ का पालन करने और अनुशासित रहने को मान्यता प्रदान करते हैं। क्या बात है। ये बात नित्या कहती हैं कि मैं अक्सर हार के अंदर रहती थी। मेरे पिता मुझे खेलने के लिए लगातार प्रेरित करते थे। उनको घर के अंदर रहना ही अच्छा लगता था, हार के से डरती थी वो। फिर पिता की प्रेरणा से वो बाहर निकली और फिर घर के बाहर निकलने का उनका जो ये सिलसिला शुरू हुआ तो उनका संकोच जाता रहा। जी बिल्कुल। इस सब से बैडमिंटन को वो अपना मददगार मानती हैं और उन्होंने कहा कि वो अब वास्तव में स्वतंत्र महसूस करती हैं। बैडमिंटन खेलने से पहले वो ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन अब बिना किसी झिझक के लोगों से बातें करती हैं। देखिए, पूरा की पूरी इंसान का व्यक्तित्व ही बदल जाता है। बिल्कुल। और भविष्य की योजनाओं पर बात करते हुए नित्या कहती हैं कि एशियाई चैंपियनशिप इस साल प्रमुख पैरा ओलंपिक आयोजनों में से एक होगी। अगले साल यानी कि 2026 में विश्व चैंपियनशिप है। नित्या का लक्ष्य है 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक। और अपनी उपलब्धियों पर बात करते हुए उन्होंने कहा, मैंने अपने कई साथी एथलीट्स को पुरस्कार जीतते और उपलब्धियां हासिल करते हुए देखा है, इसलिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करना बहुत ही प्रतिष्ठित बात है। सच में कितनी खुशी होती है और हमारी यही शुभकामना है कि ये हमेशा आगे बढ़ें और इनका मनोबल हमेशा दूसरों के लिए प्रेरणा बनता रहे। क्योंकि ऐसे लोगों के पास जिनके पास कम साधन हैं या कहीं पर कुछ कमी है, अगर उस कमी को भुलाकर हर कोई ना कोई कमी तो देखो ना आरती हर इंसान में होती है, और अगर उस कमी को ही लेकर हम बैठे रहेंगे तो फिर आगे चलना कितना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर उस कमी को भुलाकर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा मानसिक विकास भी होता है और हमारे व्यक्तित्व का भी विकास होता है और समाज में जगह भी बनती है। शारीरिक हाइट से भले ही वो छोटी हो, लेकिन अपने जो उन्होंने मनोबल से जो उन्होंने जितना अचीव किया, जो चीजें उन्होंने लक्ष्य की प्राप्ति करी, उससे उन्होंने बहुत बड़े बड़े हाइट के लोगों को पीछे छोड़ दिया। सही बात है। मनोबल का कद जो था वो उनका बहुत ऊंचा रहा और ये कद ऐसे ही ऊंचा रहे और वो ऊंचे ऊंचे शिखरों पर चढ़ती रहे, सफलता के शिखरों पर। हमारे साथी भी यही कहते हैं कि जब नित्या की बात जब उन्होंने लिखी है तो यही कहा है कि वो निरंतर आगे बढ़ती रहे। इसी शुभकामनाओं के साथ उन्होंने आज ये बातें सुनी हैं। आरती, देखो, रिश्तों के बारे में हमारे साथी अभी भी लिखते जा रहे हैं कि रिश्ते आनंददायक हो वही सबसे बड़ा सुख है। और एक और साथी कहते हैं कि विश्वास और स्नेह का रिश्ता हो, जो दो लोगों के मध्य अनुकूलता हो, प्यार हो, विश्वास हो। और एक और साथी कह रहे हैं कि मानव जीवन ही पारस्परिक सहयोग, सौहार्द और सहृदयता से परिपूर्ण रहते हुए रिश्ते निभाना ये अपेक्षा करता है। तो वाकई रिश्तों की भी बात हमने करते हुए जो इंसान अपने से रिश्ता निभाता है उसकी एक जीती जागती मिसाल की बात हमने की नित्या जी के बारे में जानकर। तो बात कर रहे थे रिश्ते निभाने की जी। तो रिश्ते कई बार हम अपने आप से भी निभाते हैं जी। और कई बार हम छोटी छोटी बातों के लिए पहचान बना लेते हैं इस तरह से कि जैसा हम व्यवहार दूसरों से करते हैं वो व्यवहार बिल्कुल सामने आ जाता है। बिल्कुल। और वो हमारे व्यक्तित्व को भी बताता है कि हम किस तरीके के व्यक्ति हैं या हम किस तरीके से चीज़ों को देखते हैं या रिश्ते हमारे लिए क्या मूल्य रखते हैं। क्योंकि हम जिस तरह से व्यवहार करते हैं ना, अगर हम अपने व्यवहार को संतुलित रखेंगे तो जितने भी हमारे दोस्त हैं या ये हम सिर्फ काम के लिए उनसे व्यवहार ना रखें कि हमें इनसे कोई काम निकलवाना है, मतलब के रिश्ते, ये रिश्ते नहीं होते, ये तो सिर्फ मतलब ही होता है ना। अगर हम मतलब को बीच में से हटा देंगे ना तो रिश्ते जाके हमारे अच्छे बनेंगे, मजबूत बनेंगे, वो तामरू बने रहेंगे और कभी भी कोई परेशानी आएगी तो वो दीवार बन के हमारे साथ खड़े रहेंगे हमेशा।
और आरती क्या कह रही थी तुम? एक बहुत ही अच्छी सी बात लिखी एक सखी ने कि रिश्ते बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, छोटी छोटी बातों को समझने से गहरे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, छोटी छोटी बातों का ही ध्यान रखना पड़ता है। और देखो इसी बात से हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, दुकानदार हूँ, मेरी दुकान में कई ग्राहक ऐसे आ जाते हैं जो भाव ताल करते हैं पर खरीदते कुछ नहीं। पहले तो गुस्सा आता था पर अब 30 साल में समझ आ गया हूँ कि ये सब चलता रहता है। कोई ग्राहक होते ही ऐसे हैं। जी बिल्कुल। ये तो सही बात की इन्होंने। और एक और हमारी सखी हैं जो कहती हैं कि कल बाजार का किस्सा साझा करने का मन किया हमारा, तो विषय तोल मोल के बोल है। जो रात के 10 बज रहे थे तो 2 महिलाएं स्कूटर से आई जो फुटपाथ पर कुर्ती बेचने वाले बैठते हैं उनसे कुर्ती दिखाने की बात करने लगी, जबकि वो अपना सामान पैक कर चुके थे और बस उनके कहने पर बैग खोल कर कुर्ती दिखाने लगे और सबके दाम पूछती रही। करीब 15 कुर्ती देख ली होंगी इन्होंने और 2 कुर्ती के दाम कम करवाने पर तोल मोल करने लगी और अंत में एक भी नहीं ली और चली गई। ये सब हम वहीं खड़े देख रहे थे और ये बहुत बुरा भी लगा कि ऐसे कैसे करते हैं लोग। आप सोचिए दुकानदार के मन पर क्या बीत रही होगी, जो बेचारा अपना सारा सामान समेट कर तय करके रख के बैग पैक करके चल दिया, उसके बाद आप आए और उसके बाद पूरा खुलवा के सारे कुर्तियाँ सब खुलवा के आपने देखी, इतनी देर उसका समय बर्बाद किया आपने और कुछ लिया भी नहीं। सही बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि कई बार ये जो मोल तोल होता है ना, ये कई बार बड़ा महंगा पड़ जाता है क्योंकि मोल तोल के चक्कर में हम कई बार बहुत सस्ता सामान भी ले आते हैं और कई बार हम अपनी छवि बिगाड़ लेते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। हमारे एक साथी कह रही हैं कि हम सरस्वती पूजा में भगवान शंकर को और माता सरस्वती को बेर ज़रूर चढ़ाते हैं, उससे पहले मार्केट में आ भी जाए तो हम नहीं खाते हैं। पुणे में एक महिला मेरे साथ गई और बोली कि हाँ हम लोग भी नहीं खाते हैं। मेरे साथ एक दिन बाजार गई, फल के ठेले पर छोटे छोटे पके लाल पीले वाले बेर को देखते ही उनके मुंह में पानी आ गया और उससे मोलभाव करते करते उन्होंने टपाटप 2-3 मुंह में गुटक लिए। मैं आश्चर्य मिश्रित नज़रों से उन्हें देखती झेपते हुए बोली, भगवान को चढ़ाना है तो चक्कर देख लेती हूँ। मुझे तो शबरी के बेर याद आ गए, भोग लगाने के लिए मैं अलग से ले रही हूँ, ये उन महिला ने कहा। मैं सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई, मुझे बहुत हंसी आ रही थी। जी बिल्कुल, बहुत सही कहा उन्होंने, ऐसा होता है अक्सर देखा है। और एक और श्रोता है जो हमारी सखी कहती हैं कि अच्छा कई लोग ऐसे भी होते हैं जो कि फल के ठेले पर 2-3 फल चखते हुए दाम पूछेंगे। अंगूर, जैसे कि आपने अभी भी बोला, अंगूर के गुच्छे से अंगूर तोड़े और ये कहते हुए चल देते हैं मीठे नहीं है खट्टे हैं। अरे भाई तो और फल क्यों चखे आपने? मोल तोल करने से पहले सोचें कि लेना भी है या नहीं, उसके बाद ही आप उसमें से फल आप चखें। बिल्कुल, और एक और श्रोता है जो लिखती हैं कि प्रत्येक बोले जाने वाले बोल का मोल होता है अथवा उसका व्यय तोल कर ही करना उचित है। तोल मोल के बोल होते बोल बड़े अनमोल, बोल ही बनाए बात को, बोल ही बिगाड़े बात। मीठी बोली बात बनाए, कड़वी करे बिगाड़। फिर क्यों कड़वा बोलते, सोचें करें विचार। बोले बोल न वापस आते, जैसे निकला तीर कमान। मीठे बोल है मिश्री घोले, कड़वे होते शूल समान। क्या बात है। एक और संदेश है, हमारी सखी कह रही है कि आज सुबह मैं मार्केट गई थी, वहाँ 2 महिलाएं मार्केट में बरामदों में सामान बेचने वाले से आर्टिफिशियल ज्वेलरी खरीद रही थी। दुकानदार अपनी दुकान जमा ही रहा था, उनसे मोल भाव कम करवा लिया। फिर पता नहीं क्या कमी निकाल कर वो छोड़ गई। दुकानदार बहुत देर तक बड़बड़ाता रहा कि मेरी सुबह सुबह बोहनी खराब कर दी। दूसरे लोग दुकानदार को चुप करा रहे थे और वो महिलाएं हंसते हंसते आगे चली गई। मुझे देखकर बहुत बुरा लगा, जब मोल भाव कर लिया था तो ले लेना था। बिल्कुल, और क्या। और एक और हमारी जो सखी वो लिखते हैं कि तोल मोल के महारथी सबसे ज़्यादा मोल भाव रिक्शा वालों से, ऑटो वालों से, सब्जी बेचने वालों से और गरीब तबके से करते हैं। ये उनकी मेहनत को नहीं देखते जो दिन रात धूप में कड़ी मेहनत करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। मेरा तो ऐसा सोचना है कि उनके साथ कोई भी मोल भाव ना करके बल्कि उनकी मेहनत का पैसा देना चाहिए और बल्कि अपनी तरफ से भी आप उनको कुछ खुशी का इजहार करते हुए उनसे कहे गए मोल से कुछ ज़्यादा ही दे देते हैं तो अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल सही बात कही इन्होंने। एक और हमारे साथी कह रहे हैं कि हर इंसान ये सोचकर खुश होता है कि मैंने दुकानदार से इतने रुपए कम करवा लिए, लेकिन आपको ये नहीं भूलना चाहिए कि दुकानदार कभी भी नुकसान उठाकर सामान नहीं बेचेगा। मोल भाव में यकीन रखने वाले लोग निश्चित कीमत वाली दुकानों से सामान खरीदना पसंद नहीं करते, क्योंकि वहां से सामान खरीदने के बाद वे मैंने 200 रुपये बचा लिए के सुखद एहसास से वंचित रह जाते हैं। साथ ही ग्राहक हमेशा इस बात को लेकर सचेत रहता है कि मैं ठगा ना जाऊं, इसलिए मोल भाव को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं। उन्हें दुकानदारों से इस तरह का रोचक और सरस
वार्तालाप करना अच्छा लगता है। इस बातचीत का भी अपना अलग ही अंदाज होता है। मोल भाव करने वाले खरीदार अपने मजबूत इरादे और धैर्य का परिचय देते हुए अपनी बात पर अडिग रहते हैं। बहुत सही कहा है। ऐसा ही होता है अक्सर कि मोल भाव जब हम कर रहे होते हैं ना, तो वो जो हमारा जो रहता है ना कि हम कम करा लें किसी तरीके से, बस 50 पैसे भी क्यों ना कम करा लें, लेकिन हमें ये जीत का अनुभव होता है कि हमने देखो पैसे कम करा लिए, हम कम पैसे में लेकर आए। तो ये चीज़ ज़रूर देखी जाती है। और क्या कहते हैं, इसी तरह से हमारे एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि मोल तोल के महारथी के अंतर्गत बताना चाहता हूँ कि भाई विपणन के संदर्भ में कोई भी वस्तु क्रय विक्रय करते समय तो मोल होते रहना और तोल मोल पर निगाह रखनी ही चाहिए, क्योंकि इसी प्रक्रिया के चलते पहले के समय में वाणिज्य का काम किया जाता था, यानी जो खरीदना बेचना था उसका काम किया जाता था। किंतु अब वाणिज्य यानी खरीदने बेचने की जो प्रक्रिया का बाजार है वो बहुत ही अच्छा विस्तार हो चुका है, जो विभिन्न प्रकार के ऑफर्स तक बढ़ गए हैं। किंतु इस कार्य में महारथी लोग अपने मोल भाव से बाज नहीं आते हैं और वो अक्सर मिलते ही अपने हुनर दिखाया करते हैं। ये बात तो है भाई, ऐसे लोगों के हुनर तो देखते ही बनते हैं। मोल तोल की बात करते करते हमें लग रहा है कि मोल तोल के महारथियों के बारे में हमारी एक साथी कह रही हैं कि सच में बहुत सारे लोग मोल भाव में अपनी एनर्जी और टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। समझ में आज तक नहीं आया कि मोल भाव करना चाहिए कि नहीं। जी बिल्कुल। मेहनत कशों को मेहनत का पूरा मेहनताना मिलना चाहिए, पर क्या किया जाए, कभी कभार वो भी तो गला काटने पर आमादा रहते हैं। बिल्कुल सही कहा ये तो है, कभी कभी बहुत महंगा सामान मिलता है। और एक और सखी कह रही है कि हम वही बिल्कुल मोल भाव नहीं करते, हम तो ऐसी दुकान पर जाते हैं जहाँ पर फिक्स रेट लिखा होता है और बस वही खरीद देते हैं। बहुत सही कहा इन्होंने। और वैसे भी एक और हमारे जो श्रोते हैं वो कहते हैं कि तो मोल तोल की जो महारथी होती हैं, जो उनको महिलाओं को ही कहा जाता है कि वो कोई भी सामान लेंगी तो पूरा ठोक बजाकर ही खरीदेंगी। आप कुछ भी ला कर दे दो, शाम को बहस हो ही जाएगी कि हम इसे 100 रुपये कम में लेकर आते, आप हड़बड़ी में 100 रुपये ज़्यादा दे आए हैं, आइंदा आप कुछ नहीं लेकर आएंगे, हमारे साथ भले चलें लेकिन खरीदारी हमारी ही होगी। ये बात आम है, किसी एक घर की बात नहीं है, ये सामान्य बात है। 100 में से 50 घरों की ये कहानी है। हमारी बात से तमाम लोग अपनी राय में गलत कह सकते हैं, नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हम गांव में रहते हैं, ये बराबर देख रहे हैं। शहरों में शायद कुछ लोग ऐसा ना करते हों, लेकिन वहाँ भी छूट की बातें करती महिलाएं अपने खरीदने की तमाम टैक्टिक्स होती हैं वो बताती हैं, और जिससे वो समझती हैं कि हमने सस्ते में खरीदा है, जबकि सच्चाई कोसों दूर है। असल में वो ज़्यादा ठगी जाती हैं। भाई इन्होंने ये बात तो सही कही इन्होंने कि महिलाएं ज़्यादा करती हैं, लेकिन पुरुष भी करते हैं, मैंने देखा है कि हाँ मोल भाव करते हैं अच्छे खासा, कि भाई इतने में दो में। महिला और पुरुष के खांचे में क्यों डालें, ये एक आदत होती है। कई बार व्यक्तिगत बिल्कुल होता है ये कि मोल भाव किए बिना पानी नहीं पचता, पेट में पानी लगता है ना कि भाई हम थोड़ा सा अगर इसमें से कम करवा सकते तो क्यों ना हम करवाएं। और वही मजा आता है। जैसे अभी तुमने अंगूर की बात की, फल की बात की, तो ऐसे ही मूंगफली खरीदते वक्त भी यही होता है कि जरा 2-4 खा ली जाए और उसके बाद फिर देखा ये जाए। तो होता ही है अक्सर कि जब आप देखेंगे जब मूंगफली खरीद रहे होते हैं तो कुछ ना कुछ तोड़ के वो देखते होते हैं, खाते होते हैं, तो उसके बाद ही लेते हैं। और एक हमारी श्रोता है जो कहती है कि तोल मोल करना यानी किसी वस्तु या सेवा की कीमत पर बातचीत करना, इसे सौदेबाजी, बहस या अनौपचारिक बातचीत भी कह सकते हैं। जैसे कि बाजार में किसी वस्तु के लिए कई दुकानें होती हैं, इसलिए आपस की प्रतियोगिता होती है। अगर एक दुकानदार ज्यादा कीमत मांगता है तो आप दूसरी दुकान पर जा सकते हैं। दुकानदार की पसंद की चीज की कीमत अगर आपको सही नहीं लगती तो आप तोल मोल करके कीमत कम करवा सकते हैं। अगर दुकानदार मान जाए तो सामान बेचेगा, नहीं तो आप अपना दूसरी दुकान पर जाके अपनी किस्मत आजमाइए। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। इसलिए तोल मोल करें, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर आपको लग रहा है कि बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर आपकी बात नहीं बन रही है तो आगे बढ़ जाएं, क्योंकि बेकार में बहस करने से क्या फ़ायदा। और देखो आरती, कूटू की बात की थी, कूटू के व्यंजनों की, व्रत के, तो हमारी सखियों ने बहुत सारे व्यंजन भेजे हैं। अनाज कूटू के दानों का दलिया ये बताया है। तो कूटू के दाने 100 ग्राम, मीठे आलू छोटे टुकड़ों में कटे हुए 2 छोटे, और हरी मिर्च 1 बारीक कटी हुई, आधा चम्मच छोटा चम्मच जीरा, नमक स्वादानुसार, घी 1 बड़ा चम्मच, अलसी के बीज या कद्दू के बीज, सूरजमुखी के बीज सजावट के लिए। वैसे व्रत में अलसी शायद नहीं खाया जाता, तो सूरजमुखी के बीज ले सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। प्रेशर कुकर में घी गरम करें, इसमें जीरा, बारीक कटी हरी मिर्च और आलू डालें, 2 मिनट तक भूनें, फिर इसमें कूटू के दाने डालें और 5 मिनट तक भूनें। नमक और 4 कप पानी डालें, सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिलाएं और प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर दें। इसे 3 सीटी आने तक उबलने दें और फिर आंच से उतार लें।
जब प्रेशर कुकर से सारी भाप निकल जाए तो ढक्कन खोलें और खीरे के रायते के साथ गर्मा गर्म परोसें। इसे और भी पौष्टिक बनाने के लिए इसे आप कद्दू के बीज या सूरजमुखी के बीज से सजा सकते हैं। बहुत अच्छा है। तो इसको बहुत पौष्टिक भी होता है, इसको आप बना के खा सकते हैं ऐसे भी। अब एक हमारी और श्रोता है जो लिखती हैं कि कुट्टू के आटे का चीला बताया इन्होंने, तो इसके लिए चाहिए 2 कप कुट्टू का आटा, 2 उबले आलू, अदरक मिर्च का पेस्ट, हरी मिर्च का पेस्ट, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, नमक और घी। 1 गिलास पानी डालते हुए आटे को अच्छे से फेंट लें ताकि लम्स न पड़े उसके अंदर। अब इसमें अदरक मिर्च का पेस्ट, नमक, हरी धनिया मिलाकर थोड़ा और पानी डालकर चीले की तरह गोल बना लें। घी तवे पर लगाकर उसको घोल को फैला दें, उस पर उलट पलट कर अच्छे से कुरकुरा होने तक दोनों तरफ से सेक लें। अब हरी चटनी या टमाटर की चटनी के साथ उपवास में से आप खा सकते हैं। क्या बात है। एक हमारी सखी ने कूटू के आटे का हलवा बताया है। आधा कटोरी कूटू का आटा, 4 चम्मच घी, 4 चम्मच चीनी, आधा चम्मच इलायची पाउडर। अब क्या करना है कि कढ़ाई में घी डालकर गर्म कर लें, फिर उसमें आटा डालकर धीमी आंच पर चलाते हुए भूनें। आटा जब भून जाए तो उसमें चीनी की चाशनी बनाकर डालें, धीमी आंच पर चलाते हुए पकाएं। जब पानी पूरी तरह से सूख जाए तो उसमें 1 चम्मच घी डालकर गैस बंद कर लें और गर्मा गर्म सर्व करें। और जब सर्व करें तो आप इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकती हैं, मेवे, सूखे मेवे से सजा सकती हैं जी। और एक और गोलगप्पे बताएं किसी ने कुट्टू के आटे के, तो 1 कप कुट्टू का आटा, आधा छोटी चम्मच साबूदाना पाउडर और आवश्यकता अनुसार तलने के लिए तेल होना चाहिए 2 चम्मच। मोयन के लिए, भरावन के लिए उबला आलू और 1 उबला आलू, 2 चुटकी सेंधा नमक, 2 चुटकी भुना जीरा। ये आप अपने हिसाब से आप रखिए जो सामग्री है। 2 चुटकी भुना जीरा, 2 चुटकी काले मिर्च का पाउडर। मीठे पानी के लिए आपको क्या चाहिए, आधा कप अनारदाना, आधा कप गुड़, 4 कप पानी, 1/4 छोटी चम्मच सेंधा नमक, 1/4 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1/4 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा। और खट्टे पानी के लिए आपको चाहिए 1 कप हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, 1 चम्मच अनारदाना, 1 चम्मच नमक, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 1 छोटी चम्मच भुना जीरा पाउडर, 1 नींबू। अब है इसको बनाना कैसे है, तो सबसे पहले आटे में मोयन और साबूदाने का पाउडर डालकर सख्त गूंद लेंगे, सख्त उसको गूंदना है। तेल गर्म होने रख देंगे, इसकी 1 बड़े अंगूर जितनी लोई तोड़कर गोल कर लेंगे और चकले को चिकना करके बेलेंगे और खौलते तेल में डाल देंगे। जब दोनों तरफ से सिक जाएगा तो प्लेट में निकाल लीजिए। गोलगप्पे तैयार हैं। अब भरावन के लिए उबले आलू को छीलकर उसे बारीक काट लेंगे। अब उसमें सारे मसाले मिला लेंगे। भरावन तैयार है। खट्टे पानी के लिए नींबू को छोड़कर सारी सामग्री को पीस लीजिए। अब उसमें 2 गिलास जितना पानी मिलाएंगे और छन्नी में छान लेंगे। नींबू का रस मिला देंगे। खट्टा पानी तैयार है। मीठे पानी के लिए सारी सामग्री को एक बड़े बर्तन में उबालने रख देंगे। जब 5-7 मिनट उबल जाए तो उसे छान लेंगे। इसे ठंडा होने दीजिए और मीठा पानी तैयार है। लीजिए, तैयार हो गए आपके व्रत वाले फलारी गोलगप्पे। मतलब आप व्रत में भी गोलगप्पे खा सकते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। तो चलो फिर शाही गुजिया भी खा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कूटू के आटे की शाही गुजिया बताई हमारी सखी ने। कूटू का आटा, आलू उबला हुआ, सेंधा नमक, किशमिश, काजू, बादाम बारीक कटा हुआ, हरी मिर्च बारीक कटी हुई, घी तलने के लिए, दही, चीनी या गुड़ मिलाकर मीठा कर लें और मिर्च लाल कुटी हुई, मूंगफली दरदरी कुटी हुई, हरा धनिया बारीक कटा। अब क्या करना है कि थोड़े उबले आलू भरावन के लिए अलग रख दें और बाकी आलू में कूटू का आटा और सेंधा नमक मिलाकर अच्छे से मिक्स करें और मैश कर लें। मिश्रण से पेड़े बना लें। अब इस पेड़े को हाथ से ही फैलाकर थोड़ा बड़ा कर लें और बीच में उबले आलू, सेंधा नमक, हरी मिर्च, किशमिश, काजू और बादाम वाला भरावन भरकर मोड़कर गुजिया का शेप दें और घी में तलकर किसी प्लेट में निकाल लें। अब उसे बीच से थोड़ा तोड़ दें और मीठी दही, सेंधा नमक, कुटी लाल मिर्च, मूंगफली, हरी धनिया और अनारदाना डालकर सर्व करें। कितनी बढ़िया चाट बन गई। तो हाँ, चाट तो बन गई, लेकिन ये इसके अंदर भरावन भरने से टूटेगा तो नहीं? अब ये तो खैर उन्होंने बना के देखा होगा शायद, तभी हो सकता है कि बनाकर इन्होंने देखा हो और ना टूटा हो। तो भाई बहुत सारे व्यंजन तो हमारी सखियां और इतने सारे वो भी कुट्टू के आटे से ये सब चीज़ें बन सकती हैं। ये तो सोचा भी नहीं था कि ये सब चीज़ें भी बन सकती हैं। हाँ, क्योंकि कुट्टू के आटे की अक्सर हम लोग पकौड़ी बना के खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पूड़ी बना के खा लेते हैं व्रत जब रहता है। लेकिन इतने तरीके से उसके गोलगप्पे भी बना सकते हैं, गुजिया भी बना सकते हैं और मालपुआ भी बना सकते हैं। चलते चलते ये भी बता देते हैं। चलिए बता दीजिए। मालपुआ बनाने के लिए 3 कप कुट्टू का आटा, 2-3 पके हुए केले, 4 बड़े चम्मच मिल्कमेड और 4 कुटी हुई इलायची और आवश्यकता अनुसार सूखा मेवा,
कटा हुआ, शुद्ध घी आवश्यकता अनुसार, चीनी आवश्यकता अनुसार, केसर के धागे 4 से 5। जी। अब क्या करना है कि कुट्टू के आटे में सभी सामग्री को अच्छी तरह से मिला लें। अब मीडियम टू लो फ्लेम में गर्म घी में पुआ तले। शुगर सिरप तैयार करके उसमें केसर के धागे और इलायची डालकर पुआ डालें। पुआ बनकर तैयार हो गया। बहुत बढ़िया। खाइए और मतलब मीठे नमकीन का पूरा अच्छा खासा हो गया है मेल। अच्छा खासा मेल तो हो गया है और हमारे समय भी अच्छा खासा हो गया, जो कह रहा है कि अब हम अपनी सखियों और सखाओं से लें इजाज़त। तो आप सभी को राजुल और आरती श्रीवास्तव का नमस्कार। विविध भारती।